है गाइस, वेलकम टू डीएमटीसी मैकेनिकल एजुकेशन। दोस्तों, आपके लिए एनपीसीएल की सीरीज जो कि न्यूमेरिकल की चलाई, उसमें फोर्थ पार्ट पे आज हम बात करने वाले हैं, जिसमें आपको थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिज़ाइन और मटेरियल इंजीनियरिंग के आपको क्वेश्चन यहाँ पे मैं करवाने वाला हूँ। और यदि आपको हमारे साथ में कॉन्वर्सेट करना है, अगर पेपर निकल जाता है तो इंटरव्यू की तैयारी भी यहाँ पर करवाई जाएगी एनपीसीएल के लिए। ठीक, तो एंड तक बने रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप हमारा पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, मैकेनिज्म विच हैज़ मोर देन 4 लिंक्स जो होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसे हम कंपाउंड मैकेनिज्म कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, अ रिजिड बॉडी हैज़ डैश डिग्री ऑफ फ्रीडम। डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखना 6 होती ही है, ठीक है। जिसमें आपको अगर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दूँ तो एक देखिए, एक लोअर पेयर जो होता है वो 1 डी ऑफ होता है और एक हायर पेयर होता है जो कि 2 DOF। DOF मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम। द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिक्वायर्ड टू डिफाइन द पोजीशन और मोशन ऑफ द सिस्टम इज नोन एज आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ सिस्टम कहलाता है, ठीक है। व्हेन द हायर पेयर इज अ कंस्ट्रेंट काइनेमेटिक पेयर होता है, देन द DOF जो होगा वो 2 हो जाएगा और स्पेरिकल पेयर जो होगा वो 3 DOF होता है। क्लियर? तो इसी से आपको देखने को मिलेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ मोशन क्या हो रही है, 3 टर्न और प्लस 3 टर्न, टोटल कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब इसमें आप DOF देख सकते हैं, 6 माइनस कितना दे रखा है, रेस्ट्रेंट्स दे रखे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो 0 हो गया और आंसर क्या आएगा, 6 ही आने वाला है। तीसरा क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग डिफरेंट लिंक ऑफ ए काइनेमेटिक चेन वन एट ए टाइम ऑफ प्रोड्यूस डिस्टिंक्ट मैकेनिज्म इज कॉल्ड। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप एक मैकेनिज्म में अगर एक एक कड़ी को चेंज करके एक नया नया मैकेनिज्म बना रहे हैं तो इसे आप क्या कहते हैं, काइनेमेटिक इन्वर्जेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, आपके स्कॉट रेसिल मैकेनिज्म कंसिस्ट ऑफ क्या होते हैं, ठीक है। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, 2 ई स्को ओल्ड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, डबल स्लाइडर क्रैंकचेन मैकेनिज्म। ई मतलब आपका इलिप्टिकल ट्रामल, इसको मतलब स्कॉच योक मैकेनिज्म, और ओल्ड मतलब ओल्डम कपलिंग के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये डबल स्लाइडर क्रैंकचेन मैकेनिज्म का इन्वर्जन है, जिसमें आपको देखो मैंने क्या बोला, डबल स्लाइडर, स्लाइडर मतलब है, और क्रैंकचेन है तो टर्निंग पेयर भी होगा, तो मतलब ऑप्शन सी राइट होता है। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को समझना चाहिए ताकि एग्जाम में दिक्कत ना आए। अब इसमें आपको देख सकते हैं एग्जैक्ट लाइन मैकेनिज्म के ऊपर भी क्वेश्चन आपका बनता है, जैसे फ्यूसिलियर, हर्ट्स, स्कॉट रसेल और कैंपी मैकेनिज्म, ठीक है। और अप्रोक्सीमेटली जो स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म होते हैं वो होते हैं मॉडिफाइड स्कॉट रसेल होते हैं, ग्रेस हॉपर होते हैं, और वाट्स मैकेनिज्म होते हैं, और डबल रोबोट मैकेनिज्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि द गियर ट्रेन यूजुअली एम्प्लॉयड इन द क्लॉक इज। ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में है, अधिकतर बार कितने एग्जाम में देखा जाता है, तो यह होगा रिवर्ट गियर ट्रेन मैकेनिज्म, आपको उसमें देखने को मिलता है वॉच के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि विच टाइप ऑफ गियर विल बी यूज फॉर नॉन इंटरसेक्टिंग परपेंडिकुलर शाफ्ट के लिए। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें होता है हाइपोइड गियर्स जो होते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कि स्पर गियर, हेलिकल गियर, हेरिंगबोन गियर, ये सब क्या है, पैरेलल एंड कोप्लानर शाफ्ट पर होते हैं। और जो कि बीवल गियर जो होता है, नॉन पैरेलल और इंटरसेक्टिंग बट कोप्लानर शाफ्ट पर होते हैं। इंटरसेक्टिंग होगा या फिर नॉन पैरेलल होगा। जिसे आप हाइपोइड गियर या वॉर्म गियर कहते हैं, तो नॉन इंटरसेक्टिंग पैरेलल परपेंडिकुलर शाफ्ट होता है। स्पाइरल गियर और स्क्यू बेवल गियर जो होते हैं, ये नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन पैरेलल शाफ्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, द सरफेस ऑफ द गियर टूथ बिलो द पिच क्या कहलाता है। देखिए, आपको गियर का नोमेनक्लेचर अच्छे से पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि बिलो है, नीचे का है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, फ्लैंक कहते हैं, ठीक है। अडेंडम, डिडेंडम, फेस क्या होता है, ये सब पता रखना है। देखिए, डिडेंडम की अगर बात करें तो यहाँ पे गियर टूथ फ्रॉम द पिच सर्कल टू डिडेंडम सर्किल तक जो होता है उसे हम कहते हैं। वैसे आप हमारा ये वीडियो ज़रूर देख सकते हैं, इसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी गियर नोमेनक्लेचर की। और एडेंडम की बात करें तो आपका जो रहता है, गियर टूथ फ्रॉम द पिच ऑफ सर्कुलर टू द टॉप ऑफ द टूथ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें कि 20 डिग्री प्रेशर एंगल है, द मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन अ गियर विल भी क्या होगा। तो इसमें आपके 18 टीथ होते हैं, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार देखा जा चुका है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 443, रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट जो होता है यूज़ किया जाता है किसके लिए, रोटेरी मोशन को जो है लीनियर मोशन में चेंज करना है। जैसे मान लो ये एक आपका रेक है और इस पे ये पिनियन आपका घूम रहा है, तो क्या हो रहा है, रोटेरी हो रहा है और ये लीनियर मोशन हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो मॉड्यूल इन एक्सप्रेस इन, तो डी बाई टी इसका फॉर्मूला होता है। अब सिंपल जो है ये में ही होगा, ठीक है। और बाई टी तो क्या होगा, 1 कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए ऑप्शन ए राइट होगा। अडेंडम जो है ऑफ द गियर इज इक्वल टू, तो ये किसके बराबर होता है, आपका 0.3183 इंटू पिच। ये क्वेश्चन डायरेक्टली याद रखिएगा, काफ़ी हेल्प करता है।
नेक्स्ट जो कि द मेटिंग सरफेस बिटवीन द पिच सर्कल एंड द रूट सर्कल इज नोन एज। देखिए आपको यहाँ पर ये गियर का मैंने एक डायग्राम देख रहे हैं, तो यहाँ आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, ये आपका क्या है फेस और ये क्या है फ्लैंक। तो यहाँ आपका जो पिच सर्कल है, पिच सर्कल का दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, एंड द रूट सर्कल जो है वो आपका ये वाला होता है। तो इसके बीच में कौन सा वाला दिख रहा है, ये है फ्लैंक, तो इसीलिए इसको टूथ फ्लैंक कहा है। इसी के साथ ही एक गियर है जिसके 100 टीथ है, फिक्स है, एंड अनदर गियर जो है उसके 25 टीथ है, रिवॉल्व अराउंड कर रहे हैं। द सेंटर लाइन ऑफ द बोथ गियर जो रहेगा वो आपका बीइंग ज्वाइंड बाय एन आर्म से जुड़ा हुआ है। मेनी रिवोल्यूशन ऑफ हाउ मेनी रिवोल्यूशन ऑफ मेड बाय द गियर 25 टीथ फॉर द वन रिवोल्यूशन ऑफ आर्म। कितने मतलब यहाँ पर आपका रिवोल्यूशन की आवश्यकता होगी मेड बाय 25 टीथ फॉर द वन रिवोल्यूशन करने के लिए। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, 1 प्लस नंबर ऑफ द टीथ ऑन गियर अपॉन नंबर ऑफ द टीथ ऑन पिनियन। सिंपल इसका वैल्यू रखना है, आंसर आएगा 5, तो ऑप्शन सी राइट होता है। इसी के साथ ही नेक्स्ट जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर है। ठीक है, तो आप जो है हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ मैं आपको गवर्नर के नोट्स दूंगा, बस उसको पढ़ जाना, आराम से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर भी आप देखते हैं टाइप ऑफ द गवर्नर, इनर्शिया, सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल में कौन कौन से होते हैं, तो पेंडुलम होता है, लोडेड गवर्नर होता है। तो वाट गवर्नर किस में आता है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल 895 बाई एन स्क्वायर, इस पे जो है हाइट का फॉर्मूला भी आता है। तो इस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है न्यूमेरिकल बेस्ड। तो आपको सिंपल स्प्रिंग लोडेड जो है ना वो देखिए आप यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि लोडेड है डेड वेट और स्प्रिंग गवर्नर। तो स्प्रिंग में क्या, हार्टनेल, हार्टंग, विल्सन हार्टनेल और पिकरिंग। तो ऑप्शन में जो आपको दे रखा है याद रखिएगा, तो ये तीनों हैं, तो ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट आपको सेंसिटिविटी ऑफ द गवर्नर क्या होती है, तो ये ऑप्शन बी याद रख लेना, N2 माइनस N1 बाई एन। ठीक है, यही आपका सही आंसर होगा, और इस क्वेश्चन को भूलने की गलती से भी मत करना। वैसे यहाँ बता दूँ आपको कि रेंज ऑफ द स्पीड और मीन स्पीड को सिंगल एन से दिखाते हैं, बाकी रेंज ऑफ द स्पीड N2 माइनस N1 ही आएगा। अब चलिए मशीन डिज़ाइन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका फेलियर ऑफ द मटेरियल अंडर द वेयरिंग लोड आफ्टर अ मेंबर ऑफ साइकिल ऑफ सच लोड इज नोन एज। फेलियर ऑफ अ मटेरियल अंडर द वेयरिंग लोड बोल रहा है आफ्टर अ नंबर ऑफ साइकिल। तो बार बार अगर मान लो किसी वायर को मोड़ रहे हैं, फिर सीधा कर रहे हैं, फिर मोड़ रहे हैं, तो एक साइकिलिंग हो रही है, तो इसे जो है फटीग फेलियर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर ऑफ द सेफ्टी इज द रेशियो ऑफ, तो ये होगा यील्ड स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है, याद रखना ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है। जस्ट लाइक अगर नॉर्मल पूछ रहा है तो फेलियर स्ट्रेस टू द अलाउेबल स्ट्रेस, जिसे फेलियर टू द वर्किंग लोड भी कहते हैं, डिज़ाइन स्ट्रेस भी कह सकते हो। और डक्टाइल मटेरियल के लिए बात करें तो यील्डिंग, क्योंकि डक्टाइल मटेरियल में क्या होता है, यील्डिंग होती है, टू द अवेलेबल स्ट्रेस, सिंपल। और लास्ट आपका ब्रिटल है तो अल्टीमेट स्ट्रेस टू द अलाउेबल स्ट्रेस, यही फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बॉल बियरिंग आज आर यूजुअली मेड ऑफ, किसकी बनी होती है, तो क्रोम स्टील की बनी होती है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट याद रख लेना। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बताता हूँ जिनसे पूछा जाता है। एक तो बॉल बेयरिंग का तो मैंने आपको क्रोम स्टील बता दिया। मोनल मेटल जो है वो मरीन बेयरिंग, इनकोनेल जो है इनवार स्टील, इसमें ये थर्मल एक्सपेंशन जैसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है। बेबिट मेटल बियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। और हाई कार्बन स्टील कमर्शियल बीम और स्प्रिंग्स और कोल्ड चीजल के लिए। मीडियम कार्बन स्टील जो होते हैं वो स्क्रू, शाफ्ट और एक्सल के लिए। और इट इज़ यूज फॉर द बियर लाइट लोड के लिए मीडियम कार्बन स्टील का इस्तेमाल करते हैं। रोलर बियरिंग इज़ यूज फॉर द हैवी लोड के लिए करते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग का टाइप होता है। और इसी के साथ ही आपका लास्ट है, द रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग लेस नॉइस और लेस फ्रिक्शन जनरेट करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो क्लियरेंस रेशियो शुड बी इंक्रीज फॉर बियरिंग्स ऑफ डायामीटर लेस देन। ठीक है, तो यहाँ आपका जो राइट आंसर होगा ना वो 0.1 मीटर होता है। बात को समझने की कोशिश करें तो यहाँ आपको एक पॉइंट दिया रखा है, क्लियरेंस रेशियो इज द रेशियो ऑफ डायमीटर क्लियरेंस, डायमेट्रिक क्लियरेंस भी बोलते हैं, टू द डायमीटर ऑफ द जर्नल। तो इसको कैसे याद रखेंगे, डी माइनस डी बाई डी। ठीक है, जिसमें आपका जो कैपिटल डी है वो जनरल डायमीटर है और डी मतलब शाफ्ट का डायमीटर। और जो कि इन द टेंसाइल टेस्ट द फिनोमिना ऑफ स्लो एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल इंक्रीज विद द टाइम हैविंग कांस्टेंट लोड इज कॉल्ड। देखिए ये आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, टेंसाइल टेस्ट की बात हो रही है, और जिसमें कि आपको स्लो एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल का जो एक्सटेंशन है, फैलाव है, वो बहुत ही स्लो हो रहा है। एग्जाम्पल दिया है, इंक्रीज विद द आपका टाइम हैविंग कांस्टेंट लोड, मतलब टाइम है ले रहा है बट लोड कांस्टेंट है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे क्रीप।
ठीक है। समय के साथ साथ धीरे धीरे जो है दरारें आने लगती है मटेरियल में, तो इसको हम इसी तरीके से समझ स्लो एंड प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन। नेक्स्ट बात करें टफनेस ऑफ द मटेरियल इंक्रीजेस, है ना, तो ये किसके व्हेन द इंक्रीज क्या बढ़ती है, स्ट्रेंथ बढ़ने पर टफनेस बढ़ जाती है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं द इंक्रीज इन कार्बन कंटेंट इन द स्टील डिक्रीज क्या करती है, तो डक्टिलिटी को, क्योंकि कार्बन हार्ड और ब्रिटल बनाती है दोनों को, मतलब मटेरियल को, और साथ ही इसकी डक्टिलिटी कम होती चली जाती है। सीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी बार कन्फ्यूजन में रह जाते हैं। तो एफसीसी का क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होगा वो 12 होगा, ठीक है। और इसी के साथ ही आपको यहाँ पे अगर बात करें तो आप देख सकते कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एससी मतलब सिंपल क्यूब, तो ये होता है 6, फॉर द बीसीसी के लिए होता है 8 और एफसीसी के लिए होता है 12, ये नंबर याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन बीसीसी में पर यूनिट कितने सेल होते हैं, तो देखिए आपको नंबर ऑफ द यूनिट सेल 1/8 तो होगा ही होगा, इंटू 8 + 1 करना होगा, और इसी से आपका 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम जो होगा इन बीसीसी सेल वो आपके 9 होते हैं। तो सिंपल आपका एटॉमिक पैकिंग फैक्टर जो होगा एपीएफ, मैंने बोला था एक वीडियो में कि भैया एपीएफ के बारे में समझ लेना, ठीक है, तो वही चीज़ देखने को मिल रही है, 68% यहाँ पे एपीएफ देखने को मिल रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर जो रहेगा वो आपका 8 रहेगा, तो इसी के साथ ही आंसर जो आएगा ना वो आपका 2 आने वाला है, नंबर ऑफ द एटम पर यूनिट सेल, तो 1/8 करो इंटू 8 + 1 करना है बीसीसी सेल के लिए, और आंसर आएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कार्बन कंटेंट इन पियरलाइट और इटेक्टाइड स्टील। देखिए ये क्वेश्चन मैंने अपने आयरन कार्बन डायग्राम में भी बताया था वीडियो में, जिसमें कि बोला था मैंने प्योर पियरलाइट जो होता है ना वो 0.8% पर होता है, तो कार्बन परसेंटेज 0.80 पर आपको देखने को मिलता है पियरलाइट, ठीक है। नेक्स्ट जो कि हार्डनेस ऑफ द मार्टेनसाइट इज अबाउट, ऐसे क्वेश्चन ही ध्यान रखने वाले होते हैं, तो याद रखना RC65, ये क्वेश्चन डायरेक्टली याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मार्टेनसाइट इज अबाउट RC65। मार्टेनसाइट जो है वेरी हार्ड मटेरियल होता है, क्रिस्टल जो स्टील क्रिस्टलाइन जो है स्ट्रक्चर मार्टेनसाइट इज सुपर सेचुरेटेड देखने को मिलता है सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन इन द अल्फा आयरन में। और बात करें हाइपर इटेक्टोइड स्ट्रक्चर ऑफ जो होता है वो फेज ऑफ द सीमेंटाइड एंड पियरलाइट। दोस्तों आप आयरन कार्बन डायग्राम का अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जो है आई कार्ड में देख सकते हैं। और इसी के साथ ही द मैक्सिमम सोलिबिलिटी ऑफ द कार्बन इन द फेराइट में जो है वो रहता है आपका 0.025। तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट ना करें, अच्छी तरीके से आंसर दें, और यही गलती हो जाती है। और बात करें यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कंटेंट 6.67% कार्बन, ये होता है आपका सीमेंटाइट। इसी के साथ ही मार्टेनसाइट फ्रॉम ड्यूरिंग द क्वेंचिंग, क्वेंचिंग क्या होती है, जो आपको गर्म करना है ठंडा कर देना है। व्हेन द फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस जो है ऑस्टेनाइट इज डिस्टोर्ड इनटू द डैश स्ट्रक्चर, तो ये होगा आपका बीसीटी यानी कि बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल। बात करें आपकी ब्रिनल एंड रॉकवेल हार्डनेस वैल्यू आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल अप टू हार्डनेस ऑफ, ठीक है, अगर इन दोनों की वैल्यू ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है तो हार्डनेस ऑफ क्या रहने वाली है, तो ये आपका 300 kg/mm² होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द रॉकवेल टेस्ट द हार्डनेस ऑन द बी स्केल जो होता है वो क्या होता है, स्टील बॉल इज यूज। रॉकवेल टेस्ट में हम क्या करते हैं, स्टील बॉल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं रॉकवेल ए स्केल जो होता है वो 60 kg ऑफ डायमंड इंडेंटर का इस्तेमाल करते हैं यूज़ फॉर द स्टील एंड सिमिलर हार्ड एलॉयज़ के लिए। रॉकवेल बी स्केल की बात करें तो 100 kg विद द 1/16 इंच का जो डायमीटर का स्पेयर इंडेंटर का इस्तेमाल करते हैं फॉर द एल्यूमिनियम एलॉयज़ या फिर स्टील के लिए। सी आप देख सकते हैं 150 kg का होगा, डायमंड पिरामिड होता है जो कि आपके इंडेंटर आर यूज़ फॉर स्टील एंड सिमिलर हार्ड एलॉयज़ के लिए। और इसी के साथ ही कॉपर एलॉयज़ आर मेजर्ड इन के स्केल के ऊपर मापा जाता है। और पॉलीमर्स जो है वो मेजर्ड ऑन द रॉकवेल ई और एम स्केल के ऊपर करते हैं। एम स्केल यूज़ फॉर द हार्ड पॉलीमर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, एनडीटी टेस्ट नहीं है, क्या है एनडीटी, जिसमें तोड़ा नहीं जाता है, ठीक है, किसी भी वर्क पीस को। तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है ऑप्शन डी नेक ब्रेक टेस्ट, जिसमें आप देखो तोड़ के देखना पड़ रहा है, बाकी डाई पेनिट्रेशन, मैग्नेटिक पार्टिकल और एक्सरे इनमें कोई भी पार्ट को तोड़ना नहीं पड़ता, इसलिए ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा-सा आपको डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव दिखाते हैं। तो विजुअल टेस्ट, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट, डाई पेनिट्रेशन, अल्ट्रासोनिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेस्टिंग और एडी करंट टेस्ट भी कहते हैं, और थर्मोग्राफी और इंटरफेरेट टेस्टिंग भी बोलते हैं, एकॉस्टिक पल्स रिफ्लेक्ट्रोमेट्री और वाइब्रेशन एनालिसिस
पॉजिटिव मटेरियल आइडेंटिफिकेशन और एक्सरे टेस्ट, ये सब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट की श्रेणी में आते हैं। इसमें कोई भी तोड़ फोड़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। जबकि आप देख सकते हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में टेंसाइल बेंडिंग, डबल एंड सिंगल शियर टेस्ट, फ्लैटनिंग टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट जो कि ब्रिनल एंड रॉकवेल टेस्ट है, और आइजोड एंड चार्पी टेस्ट और फ्रैक्चर टेस्ट, ये सब आपके डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की श्रेणी में आते हैं। मैग्ना फ्लक्स क्या होता है? तो ये जो होता है ना, एक नॉन डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन टेक्निक होती है दैट मेक्स यूज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक पार्टिकल टू लोकेट फ्लो इन मटेरियल, आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं द कंप्रेशन टेस्ट इज कैरिड आउट, किस पे किया जाता है? तो ब्रिटल मटेरियल के ऊपर किया जाता है। टेस्टिंग अच्छे से देख के जाना। नेक्स्ट जो कि इन विच द फॉलोइंग इज ए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है, तो देखिए ये तीनों के तीनों ही हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर होगा। देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हीट ट्रीटमेंट, तो बात करें यहाँ पे एनेलिंग और नॉर्मलाइजिंग, जो कि मीडियम कार्बन स्टील के लिए जो कि 0.3 से 0.6% कार्बन रखता है। हार्डनिंग आप देख सकते हैं हाई कार्बन स्टील के लिए जो कि 0.6 to 2% होता है। कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग और साइनाइडिंग ये लो कार्बन स्टील जैसे कि 0.008 से लेकर 0.3% तक होता है। और इंडक्शन हार्डनिंग और फ्लेम हार्डनिंग हाई कार्बन स्टील जो कि 0.6 to 2% तक देखने को मिलता है कार्बन कंटेंट। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, तो ध्यान रखना इलेक्ट्रोप्लेटिंग अलग होता है, बाकी साइनाइडिंग, नाइट्राइडिंग, फ्लेम हार्डनिंग ये सब तो एक जैसे ही है ना, ये सब हार्डनिंग के प्रोसेस होते हैं। और जो कि नेक्स्ट व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ परकेराइजिंग, परकेराइजिंग क्या होता है ना, प्रोटेक्ट करता है सरफेस को कोरोजन से, ध्यान रखना। और ये जो है प्रोड्यूसिंग थिन आपका 0.004 mm टू 0.008 mm 8 mm थिकनेस कोरोजन रेजिस्टेंस फॉस्फेट कोटिंग ऑन द स्टील की जाती है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द केस ऑफ हार्डनिंग प्रोसेस, तो नॉर्मलाइजिंग और एनिलिंग ये स्ट्रेस रिलीजिंग करते हैं, बाकी आपका साइनाइडिंग जो है वो हार्डनिंग प्रोसेस होता है। और टेम्परिंग की बात करें तो ये जो है आइसोथर्मल क्वेंचिंग होता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनोडाइजिंग क्या है? तो एनोडाइजिंग जो है प्रोसेस है वो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम आर्टिकल्स के लिए ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच परसेंटेज क्रोमियम इज प्रेजेंट इन द हाई स्पीड स्टील, मैंने बताया था आपको TCVC है ना, टी मतलब टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम, कार्बन, तो टंगस्टन का तो 18 हो जाएगा, बाकी 4 होगा क्रोमियम के लिए, तो ऑप्शन ए राइट होगा। मोनल मेटल क्या है? तो कॉपर और निकल एलॉयज के लिए जो है मोनल मेटल इससे मिलकर बना होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनल मेटल जो होता है ना वो कॉपर निकल एलॉयज होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लीजिएगा। यदि आपने हमारा मिश्र धातु वाला वीडियो अगर देख रखा है तो काफ़ी इजीली याद रह जाएगा, और नहीं देखा है तो आई कार्ड में आपको देखने को मिल जाएगा। द मेन कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ डायनामाइट का क्या होता है? तो ये होता है नाइट्रोग्लिसरीन से जो है कॉन्स्टिट्यूएंट आपका ज़्यादातर देखने को मिलता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं सिलिकॉन स्टील इज़ वाइडली यूज फॉर, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? ट्रांसफार्मर्स के लिए हम सिलिकॉन स्टील का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें रेंज आप देख सकते हैं सिलिकॉन की तो 0.05 से 0.30 देखने को मिलता है। नेक्स्ट जिसमें आपका परसेंटेज ऑफ द कार्बन इन द ग्रे कास्ट आयरन इज इन रेंज ऑफ कितना होता है? 3 to 4%। ठीक है, कास्ट आयरन याद रखना 2 to 4% डायरेक्ट, इसी के बीच में सारे होते हैं। बेबिट मेटल के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, सबसे सनकी कुत्ता बबीता का, तो आप देख सकते हैं सबसे मतलब SB यानी कि टिन, SN मतलब एंटीमनी, और कुत्ता मतलब कॉपर, और बबीता यानी बेबिट मेटल, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट जो कि वाई गामा एलॉय जो है वो आपका निकल कंटेनिंग डैश एलॉय कौन सा होता है? तो एल्यूमिनियम होता है, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द दीज हैज़ हाईएस्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी, किसकी होती है? तो लेड की होती है। देख के बता देता हूँ, यहाँ पे ब्रास आपको 8.4 से 8.7, कॉपर होता है 8.8 से 8.95, लेड होता है आपका 11.34, ठीक है, तो स्टील होता है 7.18 होता है 7.2 से 7.5, टंगस्टन जो कि 19.25, और सिल्वर होता है जो कि 10.4 से 10.6, तो हाईएस्ट किसका हुआ? वो है लेड का, तो यही होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कलर ऑफ द प्योर टंगस्टन टिप का क्या होता है? ग्रीन कलर होता है, याद रख लेना, ये क्वेश्चन आएगा, आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, और इसी के साथ ही आपका थोरॉइड रेट होता है, सेरिएटेड आपका ऑरेंज होता है कलर का, और जो कि लेंथेनेटेड होता है तो गोल्ड कलर होगा, जिरकोनाइएटेड जो होगा वो ब्राउन होगा, रेयर अर्थ जो होगा वो ग्रे कलर का होगा, ध्यान रखिएगा। और जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का है? तो
यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, ये एग्जाम्पल है किसका, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉट ब्लास्ट कुपोला। क्यूपोला ही समझ लो, बस ये है कि आपका एयर सप्लाइड इज प्री हीटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज फॉलोइंग इज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलास्टोमर्स। तो ये क्या है, इट इज़ नॉन क्रिस्टलाइजेशन, एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है और डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट हैज़ सॉफ्टनिंग टेम्परेचर होता है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर होगा।